चलो आज देखो उसी में आगे बढ़ेंगे। आज की दूसरी हेडिंग कल मैं पढ़ाया था, सुनो अब। कल पढ़ा दिया था ना, क्या कौन सी हेडिंग चल रही है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की क्या गति है। बात करना बंद करो, बतियाओगे अभी समझ में नहीं आएगा। आज वाली हेडिंग बहुत अच्छी है, इसके अंदर जो दूसरी वाली है, जो ध्यान नहीं दिया ना उसको नहीं समझ में आएगा। अभी देखो मैं तुम लोगों को बता रहा था यही चीज कि अगर आवेशित कण लंबवत प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के, तो उसका पथ कैसा होगा? वृत्ताकार। लेकिन अगर समांतर प्रवेश करेगा तो उसका पथ रेखीय होगा। क्यों रेखीय होगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई बल ही नहीं लगाता है। पढ़े हो ना, F बराबर क्यू वी साइन थीटा में जब समांतर होता है थीटा 0 होता है तो F बराबर भी क्या हो जाता है? बताया था कि नहीं? तो इसका मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आवेश का वेग है तो वो आवेश रेखीय गति करेगा, सीधी रेखा में चलेगा। और लंबवत वेग है तो कैसी गति करेगा? वृत्ताकार गति करेगा। करेगा कि नहीं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी हेडिंग के अंतर्गत दूसरी, पहली कल पढ़ा था, आज दूसरी हेडिंग रहेगी जब आवेशित कण, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर प्रवेश करता है। किस कोण पर? थीटा कोण पर प्रवेश करता है। तब उसकी गति कैसी होगी ये आप देखना है। आप कहोगे कि अगर कल यही चीज आप पहले बता दिए होते तो थीटा की जगह 90 रख के हम लोग लंबवत भी प्रवेश वाला डायरेक्ट निकाल लिए होते। निकाल लिए होते कि नहीं? लेकिन बिना उसके यूज का इसको निकालना संभव नहीं है, इसको समझ ही नहीं पाओगे डायरेक्ट, ठीक है ना? तो उसका यूज यहाँ होगा, इसीलिए उसको पहले पढ़ाया गया था। और इसका जो भी फार्मूला आएगा उसकी सहायता से पीछे वाला भी फार्मूला निकाल सकते हो डायरेक्ट। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो ये जो आवेशित कण है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर एंट्री मार रहा है। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये किसकी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। टेढ़ा बनेगा तो बताना। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है ना? ये किसकी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की दिशा है। उधर से इधर की चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना? एक आवेशित कण आता है यहाँ पे, इस आवेशित कण का जो वेग है वो v है। वो क्या है? v है। इस आवेशित कण का जो वेग है वो क्या है? v है। ये v वेग से आया और कितने कोण पे आया? थीटा कोण पर आया। कितने कोण पे आया? यही ना हेडिंग बोल रही है कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण पे प्रवेश कर रहा है? थीटा कोण पर प्रवेश करवा दिए। अब जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा थीटा कोण पर, तो चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल लगाएगा, लगाएगा कि नहीं? और जब बल लगाएगा तो इसके गति का जो पथ होगा वो बदल जाएगा, बदल जाएगा ना? इसके गति का जो पथ होगा वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो किस प्रकार का पथ होगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पथ को समझना कि किस पथ पर ये आवेश अब गति करने वाला है बी में प्रवेश करने के बाद थीटा कोण पर। तो देखो अगर ये कोण थीटा बना रहा है वेक्टर v के साथ, तो अगर मैं v का इधर घटक लूं तो वो क्या आएगा? v cos थीटा। इसको बोलते हैं समांतर घटक। ऐसे अगर मैं चिन्ह बना दूं तो ये क्या है? समांतर। v का ये कौन सा घटक है? और इसी से 90 डिग्री पे v का लंबवत घटक होगा, होगा कि नहीं? ये v का कौन सा घटक है?
लंबवत घटक, इसको मैं v ऐसे बोल सकता हूँ, ये लंबवत का चिन्ह होता है। ये कितना होगा v sin थीटा, होगा कि नहीं? मुझे नहीं पता था थीटा कोण पे प्रवेश करने के बाद पथ कैसा होगा, नहीं पता था, लेकिन इसी v को अगर मैं उसके समांतर और लंबवत घटकों में तोड़ दे रहा हूँ तो अब मुझे पता चल सकता है कि कौन सा पथ होगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ये जो v cos थीटा है, उस वेग का घटक v cos थीटा, वो इस चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में है, मतलब दोनों समांतर हैं। और मैं बोला था समांतर होंगे तो पथ कैसा होगा, रेखीय होगा, क्योंकि बल ही नहीं लगाएगा उस पर, नहीं लगाएगा। और ये वाला वेग देखो, ये इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है कि नहीं? तो लंबवत जब वेग रहता है तो कैसा पथ होता है, वृत्ताकार। तो यहाँ पे दोनों घटक हैं, दोनों टाइप के वेग हैं, समांतर भी हैं और लंबवत भी। इसका मतलब यहाँ वृत्ताकार भी गति होगी और रेखीय गति भी होगी, होगी कि नहीं? यहाँ दोनों प्रकार की गति होने वाली है। ये जो लंबवत घटक है ये आवेश को गोल 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 घुमाएगा, और ये जो समांतर घटक है ये आवेश को आगे भी बढ़ाएगा, बढ़ाएगा कि नहीं? तो इन सबको देखते हुए इसकी गति कैसी हो जाएगी, ऐसे ये आगे भी जा रहा है और ये ऐसे वृत्ताकार पथ पर घूम भी रहा है। देखो ये आगे भी जा रहा है और ये वृत्ताकार पथ पर घूम भी रहा है, घूम रहा है कि नहीं? ये ऐसे ऐसे गति करते हुए क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। तो उसको ऐसे ही बनाओगे ना, ये वृत्ताकार गति भी कर रहा है और आगे भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? दोनों गति शामिल है ना। वृत्ताकार पथ पे कौन घुमा रहा है, v sin थीटा, आगे कौन लेके जा रहा है, v cos थीटा। बोलो कोई दिक्कत लग रही है? चित्र भले खतरनाक लग रहा होगा लेकिन है कुछ नहीं। हमने क्या किया, एक चुंबकीय क्षेत्र लिया ये डायरेक्शन में, उससे थीटा कोण पर एक आवेश को एंट्री करवाया, ये आवेश थीटा कोण पे आ रहा है तो हमको नहीं पता चल पा रहा है कौन सा पथ होगा इसका, क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ रखा है कि लंबवत आएगा तो वृत्ताकार पथ होगा, समांतर आएगा तो, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ सोचना पड़ेगा ना कैसा पथ होगा। तो हमने क्या किया, इस v के घटक को तोड़ दिया, समांतर घटक v cos थीटा हो गया और लंबवत घटक v sin थीटा। यही v दो भागों में टूट गया। अब इन दोनों भागों के कारण हमको पता है कैसा पथ होगा, v cos थीटा b के समांतर है, इसका मतलब रेखीय पथ होगा, और v sin थीटा इस b के क्या है, लंबवत है, इसलिए उसके कारण जो पथ होगा वो कैसा होगा, मतलब दोनों पथ आ गए, एक वृत्ताकार आ गया और एक रेखीय पथ आ गया। तो आवेश वृत्ताकार पथ पे भी गति कर रहा है और उसी के साथ आगे भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? समझ में आई बात ना? तो पथ कैसा है, वृत्ताकार भी है और रेखी भी है। इस पथ का नाम मुझे याद था, बहुत खतरनाक नाम होता है, जल्दी याद नहीं होता है। नहीं, चलो अभी याद आएगा तो मैं बोलूँगा। नाम अच्छा ही होता है लेकिन याद नहीं आ रहा है। बाकी देखो और चीज़ें हैं इसमें, नाम से क्या रखा है, पथ दिख रहा है ना, ठीक है ना, नाम भी अभी बता दूंगा। इसमें एक चीज़ आएगी, ये रेखी गति कर रहा है, वृत्ताकार गति करता है तो इसका वेग क्या होता है वो सब निकलवा दिया गया है। इसमें रेखीय गति भी कर रहा है कि नहीं? तो जब रेखीय गति कर रहा है तो एक चक्कर बाद ये कहाँ पहुँच जा रहा है, यहाँ से जब एक चक्कर मारना शुरू किया तो एक चक्कर बाद यहाँ पहुँचेगा, फिर एक चक्कर बाद यहाँ, फिर एक चक्कर बाद यहाँ, फिर एक चक्कर बाद ऐसे आगे जा रहा है। तो एक चक्कर में जो आवेशित कण है वो यहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है, पहुँच रहा है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक की ये भी जो भी दूरी हरदम बराबर ही रहेगी, इस दूरी को बोला जाता है पिच। क्या बोला जाता है, पिच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब इसको किसी से प्रदर्शित कर लो, यक्ष से मान लो प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना? तो एक चक्कर में जो समय एक चक्कर में जो आवेश गति कर रहा है, रेखीय गति, उसको क्या कहते हैं, पिच, ठीक है ना? पिच क्या है, एक चक्कर में आवेशित कण द्वारा तय की गई रेखीय दूरी, तय की गई
रेखीय दूरी क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। ठीक है ना। और वो रेखीय दूरी किस स्पीड से तय किया गया होगा? v cos थीटा। उसी वेग से रेखीय वेग है ना, वही है ना, समांतर घटक के कारण ही रेखीय गति कर रहा है ना, उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो अगर हमको पिच की लंबाई निकालनी है, यक्स बराबर क्या होगा? पिच की लंबाई यक्स बराबर क्या होगा? लंबाई मतलब दूरी, हमको क्या निकालना है? यक्स, दूरी है ना। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे, तो यक्स बराबर चाल है v cos थीटा। ठीक है ना, चाल है v cos थीटा और समय t होगा। समय क्या होगा? अब क्यों कैपिटल टी लिखा? टी तो आवर्तकाल होता है। तो किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि मैं टी लिखा तो गलत लिखा हूँ? टी जो होता है वो होता है एक चक्कर में लगा समय। तो एक चक्कर पूरा होने के बाद ही ना एक पिच की दूरी तय की जा रही है। ये क्या लिखा है? एक चक्कर में आवेशित कण द्वारा तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में जितना टाइम लगेगा उतना ही रेखीय दूरी में भी टाइम लगेगा। तो इसका मतलब एक चक्कर में लिया गया समय टी है, तो हम यहाँ पे टी का यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे आवर्तकाल लिख रहा हूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? समझ में आ रहा है ना क्यों लिखा? क्योंकि एक चक्कर में ही वो तय की गई दूरी है। तो एक चक्कर में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? आवर्तकाल। और यहाँ पे जो v cos थीटा है, इसमें ये वाला पैरेलल वाला v cos थीटा कौन सा है? या फिर इसको ऐसे ही करने देते हैं, पूरे क्यों बोलेंगे ना v पैरेलल, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x बराबर v पैरेलल इंटू टी, बोल सकते हैं कि नहीं? इस पूरे की जगह क्या रख दिया? v पैरेलल। तो v पैरेलल के यहाँ से मान निकालोगे तो x बटे क्या आ जाएगा? t। और t का फार्मूला कल निकलवाया गया था, क्या होता है? t बराबर क्या होता है? t बराबर होता है यम v बटे नहीं 2 पाई यम क्यू बी। तो जब यहाँ पे रखोगे तो v पैरेलल आ जाएगा, ये क्यू बी ऊपर चला जाएगा, क्यू बी बटे क्यू बी यक्स बटे 2 पाई यम। अगर हमको कभी v cos थीटा का मान पूछता है तो हम इसका मान, इस फार्मूले का यूज, ये किसका मान आया? v cos थीटा का ही आया है ना, आया कि नहीं? अब पिच पूछता है तो जो समांतर घटक है उसका मान दे के पूछेगा। ठीक है ना। तब यक्स निकालना होगा, यक्स का भी फार्मूला यहाँ हो सकता है। अगर तुम यक्स बराबर निकालना चाहो तो यक्स बराबर भी निकाल सकते हो, v cos थीटा या v पैरेलल लिख लो, इंटू टी का मान यहीं रख लो 2 पाई यम अपान क्यू बी, और v पैरेलल को लास्ट में कर दो, यक्स बराबर 2 पाई यम v पैरेलल अपान क्यू बी। आई बात समझ में? बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? पिच की लंबाई या जो रेखीय वेग है वो कैसे निकालेंगे? जो समांतर घटक का वेग है इसको कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले से। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ हाँ, क्या कर रही हो? अच्छा, ये सफिक्स में लग रहा है। अब ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक है, आगे चलें। अब यहाँ पे वृत्ताकार गति भी हो रही है, वृत्ताकार पथ पर भी गति हो रही है। तो उस वृत्ताकार पथ की गति के लिए ये वेग जिम्मेदार है, इसका भी मान निकालना पड़ेगा ना। तो अगर मैं v परपेंडिकुलर का मान पूछूं तो फार्मूला तो वही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? दूरी कितनी है? एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, क्या लिखूँ? एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई r है।
ये जो जिस भी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है उसकी त्रिज्या क्या है, r। कल यहाँ मान उनके दिखाया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एक चक्कर के लिए मैं वेग निकाल रहा हूँ, क्या हो जाएगा, दूरी 2 पाई, और एक चक्कर में लगा समय क्या होता है, t। एक चक्कर में लगा समय क्या होता है, t, ठीक है ना। और एक चीज डायरेक्ट हो रहा है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, जैसे रूल से निकाले थे उसमें उसी तरीके से निकाल दो ना, इतना शार्ट करने की जरूरत नहीं। अभी मैं टी का मान डायरेक्ट रखने जा रहा था, डायरेक्ट नहीं रखना है। हमने क्या किया था, वृत्ताकार पथ पर गति क्यों हो रही होगी, क्योंकि जो चुंबकीय बल इस आवेश पे लग रहा है वो अभिकेंद्र बल की तरह कार्य कर रहा होगा, और उसको गोल गोल क्या कर रहा है। कल जो लोग थे उनको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि कौन सा अभिकेंद्रीय बल की बात किया जा रहा है। तो वहाँ पे आया था यम वी आर। अब ये वी कौन सा है, परपेंडिकुलर लंबवत वाला, क्योंकि वही घुमा रहा है ना। यम वी आर नहीं, यम वी आर फार्मूला क्या बताया था, हाँ यम वी स्क्वायर बटे आर था ना। यम वी स्क्वायर बटे क्या था, बराबर यफ का मान क्यू वी बी, और ये परपेंडिकुलर वाला, ठीक है ना। है ना आएगा, एक v से एक v कट जाएगा, और यहाँ से अगर हम v परपेंडिकुलर का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, v परपेंडिकुलर का मान कितना आ जाएगा, हाँ क्यू बी आर बटे यम, ठीक है ना। ये आया। अगर एक चक्कर में लगा समय निकालें, एक चक्कर में लगा समय t निकालें, आवर्तकाल t क्या है यहाँ पे, आवर्तकाल t निकालें तो t बराबर होता है 2 पाई r बटे v। अब यहाँ पे लंबवत वाला लेंगे ना, चक्कर की बात किया जाता है, तो t बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई r बटे, ये मान रखो क्यू बी आर बटे, r से r उड़ गया, t बराबर आ गया 2 पाई m बटे क्यू बी। आया कि नहीं, आया ना, वही चीज़ आ रही है ना, कोई नया चीज़ आ रहा है इसमें कुछ। बस यहाँ पे कहाँ गया, v लंबवत था, मतलब यहाँ पे v साइन थीटा था एक प्रकार का, लेकिन क्या इसमें v साइन थीटा आया, मतलब वेग पे निर्भर नहीं करता है आवर्तकाल। एक चक्कर में जो लगा हुआ समय है वो पहले भी वही था जब लंबवत प्रवेश कर रहा था, और अब भी वही है। ये किस पे निर्भर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र जितना ज़्यादा खतरनाक रहेगा उतना ज़्यादा बल लगाएगा और उतना छोटा वृत्ताकार पथ बनेगा, क्योंकि चुंबकीय बल जितना ज़्यादा रहेगा उसको उतना अपनी ओर खींच लेगा ना, जितना ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा वृत्ताकार पथ उतना ही छोटा बनेगा। तो आवर्तकाल ना ही कल वाले में वेग पर निर्भर कर रहा था, ना ही आज वाले में। किस पे निर्भर कर रहा है, डी पे, चुंबकीय क्षेत्र डी पे। आवर्तकाल हो गया। आवृत्ति निकालते हैं। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है 1 सेकंड में चक्करों की, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। तो 1 सेकंड में जो चक्करों की संख्या होती है उसको हम क्या लिखते हैं, न्यू। रियल में ऐसे बनता है, मैं चिरई की तरह कल बना रहा था ना, ऐसे बनाया करो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे बना रहा था, ठीक है ना, ऐसे बनता है किताब उताब में, और ऐसे मैं बना रहा था, आदत पड़ गई बना दिया, ठीक है ना। दोनों में से जवन मन तवन बना लेना। ये बराबर होता है 1 बटे, अच्छा इसको मैं लिखा तो कोई दिक्कत किसी को, डायरेक्ट इसको भी कल बहुत निक से बताया था कैसे 1 बटे टी आता है, बताया था कि नहीं। तो यहाँ से न्यू बराबर आ जाएगा 1 बटे टी का मान रखो 2 पाई यम बटे क्यू बी, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्यू बी ऊपर जाके क्यू बी बटे 2 पाई यम, मतलब 1 सेकंड में कितना चक्कर मारेगा, 2 पाई यम, क्यू बी बटे 2 पाई यम
इतना चक्कर मारेगा, ठीक है ना, वही चीज़ें निकल रही हैं, बस ये थोड़ा सा चेंज था, इसमें साइन थीटा था, उसमें कॉस थीटा था, बाकी सब चीज़ें वही है। एक चीज़ भूल गया था कल बताना, तो जगह भी कम थी, ठीक है ना, आज बता देता हूँ। कोणीय वेग, क्या कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो हम जब भी लिखेंगे तो एक चक्कर के लिए ही लिखेंगे, तो एक चक्कर के लिए क्या हो जाएगा, एक चक्कर के लिए कोणीय वेग ओमेगा होता है, कोणीय विस्थापन एक चक्कर में 2 पाई, कोणीय विस्थापन 360 अंश, 2 पाई होता है ना, एक पाई का 180, 2 पाई 360, कोणीय विस्थापन की बात किया है, वो रेखीय विस्थापन था 2 पाई यार, कहाँ लिखा हूँ जरा, ठीक है ना, बटे समय टी का मान गरम गरम निकालो कहीं अभी, जरा रख दो, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 पाई क्यू बी बटे 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो ओमेगा बराबर आ गया क्यू बी बटे, ठीक है ना। अब ये टॉपिक खत्म। जब भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण प्रवेश करेगा, चाहे वो जैसे भी प्रवेश करे, तो उसकी गति कैसी होगी मैं बता दिया। लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार, समांतर प्रवेश करेगा तो रेखीय, और पतन कौने कोण पे प्रवेश कर दिया तब, दोनों, ठीक है ना। इस पथ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अभी बता दूंगा, खोज उसकी किताब में से, किताब में दिया होगा, कंफर्म दिया होगा, ठीक है ना, अभी मैं देख के बता दूंगा, नाम नहीं बस याद आ रहा है। इतना चीज़ याद रखें, अब इन्हों 12 पढ़ा रहे थे फिजिक्स, 9 का याद रखेंगे, 10 का याद रखें, 11 12 कुल एक का साथ पढ़ाना रहता है ना, तो कभी कभी कुछ चीज़ें भूल भी जाती हैं। अब देखो, यहाँ तक कि हेडिंग भी याद रखना पड़ता है। अगली हेडिंग, बायो सेवर्ट का नियम, और ये नियम बहुत अच्छा है, इसके अनुप्रयोग भी रहेंगे, जैसे तुम लोग गाउस का नियम पढ़े थे ना, उसके अनुप्रयोग थे, उसी टाइप के इसके भी अनुप्रयोग रहेंगे। अब एकदम सेम वैसा ही नहीं रहेगा, चेंज रहेगा। सेम वैसा तुमको विद्युत फ्लक्स में मिलेगा, चुंबकीय फ्लक्स में विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हो, तो जैसे गाउस का नियम पढ़े थे तो उसके 3-4 अनुप्रयोग में बताया था कि नहीं, 4 ठे बताया था। उसी तरह बायो सेवर्ट का नियम आज बताऊंगा, उसके अनुप्रयोग कल बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा। तो देखो, बायो सावर्त कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं सेवर्ट लिखा होता है, पतन का होता है। देखो यहाँ सावर्त में लिखा हूँ, कहीं कहीं सेवर्ट लिखा होता है प्राइवेट वाली बुक में, शायद एनसीईआरटी में सावर्त लिखा है, अगर वहाँ बायो लिखा है ना, वही समझ जाना, सेवर्ट रहे चाहे सावर्त रहे, नियमों हुए, ठीक है ना। तो हमको पढ़ना है बायो सावर्त का, कहीं कहीं देखोगे बायो न लिख के बायोट लिखा रहेगा, अब पता है ना, अलग अलग किताब में अलग अलग लिख दिया है, लेकिन हवे नियमों के अंदरवा जो चीज़ है वो सब में एक ही चीज़ है, ठीक है ना, सभी बुक में, बस नाम में चेंज है, कोई बायो सेवर्ट लिखा है, कोई बायो सावर्त लिखा है, कोई बायोट सेवर्ट लिखा है, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो वही है जो सब में है, ठीक है ना। तो बायोट सेवर्ट का नियम जो है ये इम्पोर्टेंट नियम है, तुम लोग कूलाम का नियम पढ़े हो ना, जैसे कूलाम का नियम काम करता था ना, उसी तरह ये भी है। कूलाम के नियम में 1/4πε0 आया था, इसमें उसी टाइप का कुछ नियतांक आएगा, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये पढ़ रहे हैं, वही ना ओरस्टेड बताए थे गलती से, तो ओरस्टेड ने बता दिया था कि अगर कौनो तारे में धारा बह रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालें, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालें, वो ओरस्टेड नहीं बता पाए, तो वो कौन बताए, बायो सेवर्ट। वो इतना बता दिए थे कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि दिशा सूचक यंत्र की सुई तब हिल रही है, अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता तो नहीं हिलती।
लेकिन वो नहीं बता पाए कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसको बताने के लिए कौन आए? बायो सेवर्ट, ये बताएंगे। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया। ठीक है ना। इसकी लंबाई इधर भी पता नहीं कहाँ तक गई है और इधर भी पता नहीं कहाँ तक गई है, इनफाइनाइट है, अनंत लंबाई है। अनंत लंबाई का मतलब कभी हमेशा एक लंबाई के तार में धारा नहीं बहती है। तुम्हारे घर में जितनी तार की जरूरत होगी उतनी तार लोगे ना, कि हमेशा बगलिया वाला अगर 100 मीटर लगाया तुम भी 100 मीटर लगाओगे। जरूरत अगर 110 मीटर की है तो 110 मीटर लगाओगे कि नहीं? का 110 मीटर लगा दोगे, धारा नहीं बहेगी? बहेगी ना। तो वही चीज़ है कि अनंत लंबाई पे इसलिए बताया गया ताकि जिस भी लंबाई पे तुमको लेना हो लिमिट लगा के तुम निकाल सकते हो। ठीक है ना। लिमिट की बात कर रहा हूँ, लिमिट निकाल लगा के सिखाऊंगा कैसे लगाया जाता है। बाकी देखो, अनंत लंबाई का बायो सेवर्ट ने क्या किया, एक तार लिया, इस तार के एक छोटे से अल्पांश पे बात किया। ये इस तार का छोटा सा अल्पांश है, इस अल्पांश की लंबाई dl है। इन्होंने कहा कि छोटे से अल्पांश के कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं उसके आसपास कहीं भी, उसके बाद जितनी लंबाई का निकालना होगा उसी के हिसाब से निकाल लिया करेंगे समाकलन का यूज करके। समाकलन का यूज पढ़े हो ना, समाकलन जो लोग मैथ में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, कौनो चीज़ तनी से पता हो और यो पता कि कहाँ से कहाँ ले आओ तो समाकलन कर दो, निकल जाएगा पूरा। समझ में आई बात? तो वही चीज़ है, थोड़े से अल्पांश, अब कितनी लंबाई हमको पता नहीं तो हमको इसका कुछ हिस्सा ही लेके बात करनी होगी ना, पूरी लंबाई तो ले नहीं सकते क्योंकि अनंत है। तो एक अल्पांश लिया गया, ये dl अल्पांश है। क्या है? अल्पांश है। इस अल्पांश से छोटका r दूरी पर, कितनी दूरी पर? छोटका r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया, और ये जो दूरी है ना, अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है, ये अल्पांश के साथ थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? और इस चालक तार में जो धारा है वो नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। इस चालक तार में जो धारा है वो कहाँ से कहाँ बह रही है? नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। ठीक है ना। डायरेक्शन जरूरी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि खाली धारा बह रही है, उसकी दिशा भी दिखाना जरूरी है, नीचे से ऊपर बह रही है कि ऊपर से नीचे, क्योंकि सबको पता है चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, और जब चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी होगी, तो दिशा निकालने के लिए धारा की दिशा उसा भी दिखानी पड़ेगी। ठीक है ना। अब इस अल्पांश के कारण हमको P पे क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो जो P पे चुंबकीय क्षेत्र होगा अल्पांश के कारण है ना, तो अल्प ही होगा, तनी से ही होगा, होगा कि नहीं? अगर हम तार के एक छोटे से भाग के कारण इस पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कम आएगा, तनी से आएगा। तो जो अल्पांश है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? dB, क्योंकि तनी से जब बात की जाती है तो आगे क्या लगा दिया जाता है? d। ठीक है ना। अब बायो सेवर्ट ने जो चीज़ें बताई है इस चालक अनंत लंबाई के चालक तार के लिए, वो चीज़ें हमको याद करनी पड़ेगी। ठीक है ना। बायो सेवर्ट ने कह दिया तो हमको मानना पड़ेगा, वो कैसे प्रैक्टिकल वैक्टिकल कह के कैसे भी निकाले थे। तो इसमें मैं बोलूँगा कि बायो सेवर्ट के नियम पे जो ये चुंबकीय क्षेत्र है वो इस अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होता है, वह इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, वह इस अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की जाके अनुक्रमानुपाती होता है। तो तुमको भी मानना पड़ेगा क्योंकि बायो सेवर्ट ने कह दिया था कि है। ठीक है ना। अब देखो मैं बोल दिया, जल्दी जल्दी याद नहीं हुआ होगा तुम लोगों को, अभी मैं लिखूंगा ना तो अभी समझ में आ जाएगा। जितनी चीज़ें बोला हूँ ना उतनी चीज़ें बायो सेवर्ट ने डायरेक्ट बताई है, और तुमको वो चीज़ें बस सुन के समझ लेना है, कैसे काम करेगा ये समझ लेना है, कहाँ से आया ये ना बताए हैं, बताया ही नहीं है। ठीक है ना। का कहे हो बता के मर गई ना, क्यों जानवर निकले। देखो चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। चित्र के बारे में क्या लिखोगे? माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसका एक अल्पांश dl है, इस अल्पांश से r दूरी पर एक बिंदु P है, और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा अल्पांश के साथ थीटा कोण बना रही है। यही लिखोगे। माना अनंत लंबाई
का एक चालक तार है। माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसमें धारा आई, नीचे पे छोटी की मात्रा की बड़ी है, नीचे से ऊपर की ओर, हाँ, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। चालक का एक अल्पांश क्या है, dl है, ठीक है ना, और अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिसको अल्पांश के साथ मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु P को अल्पांश के साथ मिलाने वाली ये रेखा अल्पांश के साथ कितना कोण बना रही है, जिसको अल्पांश से मिलाने वाली रेखा अल्पांश के साथ थीटा कोण बना रही है। हो गया, पूरा पोथा लिखा गया चित्र के बारे में। अब ये जरूरी नहीं है कि जब मैं लिखाऊं एकदम वह लिखो, तुम चित्र के बारे में ही लिखना चाहते हो ना, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे लिखोगे चलेगा, लेकिन सेंटेंस सही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं चित्र के बारे में पूरा लिख दिया हूँ, कोई चीज़ अपने से नहीं किया हूँ, जो चित्र में किया था वही लिखा हूँ। चित्र समझो तो लिख लोगे, ठीक है ना। कुछ लोग लिख रहे हैं पहले ही, तो देख देख के सोच रहे हैं मिटा देंगे सर जी, पहले ही लिखते रहो। कल अब लिखना पड़ेगा तो कल नहीं लिख पाओगे, कल लिखना पड़ेगा सबको, कल देखना जो अभी लिख रहे हैं वो कल नहीं लिख पाएंगे। अब देखो बायो सेवर्ट ने क्या किया, अल्पांश के साथ थीटा कोण बना रही, हो गया। अब हमको जो बिंदु P पर ये dB दिख रहा है ना, उसको बताया बायो सेवर्ट ने कि ये जो dB है वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र B है, चुंबकीय क्षेत्र dB, चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा I के, अब तुम लोग पूरा लिखोगे, मेरे पास जगह कम है तो मैं क्या किया, छोटा सा लिख दिया। चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, इतना लिखने के बाद फिर लिखोगे अर्थात dB अनुक्रमानुपाते I। उसके बाद यही चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है ना। यही चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि, चलो दिखा रहा हूँ, दिखाई देता हूँ। यही चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश को बिंदु P, इस अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के साथ बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है ना, समीकरण नंबर। और यही चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती है अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली दूरी के वर्ग के, समीकरण नंबर। ये 4 पॉइंट बताए थे बायो सेवर्ट ने, ये 4 पॉइंट कौन बताए थे, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट कौन बताए थे, बायो सेवर्ट ने, ठीक है ना।
तुम लोग पूरा लिखना होगा। चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डीबी अनुक्रमानुपाती आई। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल। नंबर चाहिए ना पेपर में, लिखोगे ना, नहीं चाहिए तो इसे लिख देना, तनी मनी कट जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 से एक पक्ष बराबर है कुलैन में डीबी 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 बराबर है कि नहीं। तो जगह देखो बचा के रखा हूं मैं कहीं न कहीं, जरूर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतने में देखो हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बची है। देखो काम भर के जगह है, ठीक है ना, नहीं हटेगा तो यहाँ जगह है। समीकरण 1, 2, 3, 4 से देखो ये पक्ष बराबर है ना, उतार लेते हैं। हाँ, प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, कुलैन का गुणा कर लेंगे। आई डी एल साइन थीटा आई इंटू डी एल साइन थीटा बटे है ना आएगा। और जब इसका चिन्ह हटाओगे तो डी बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। ये कांस्टेंट है, जैसे कूलाम के नियम में प्रोपोर्शनल हटाते थे तो आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन, उसी तरह ये आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई। जैसे ही वहाँ एप्सिलॉन नॉट आता था बोलते थे ये निर्वात की विद्युत, ये निर्वात की चुंबकशीलता है। हाँ, वो विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे, ये चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हो, तो वो विद्युतशीलता थी, ये चुंबकशीलता है, बस निर्वात की है क्योंकि नॉट लगा है। किसी माध्यम की होगी तो म्यू यम लिखेंगे, बाकी को लाइन को उतार लो। आई डी एल जब भी लिखना कोष्टक में लिखना, क्योंकि डी एल साइन थीटा लिख दोगे तो लगेगा डी के साथ एल साइन थीटा लिखा है, तो वो गलत बात है, ठीक है ना। साइन थीटा अलग है और डी एल अलग है, या तो डी एल को लास्ट में लिखो, साइन थीटा पहले लिख लो। वैसे ऐसे ही सभी लोग याद करके रखते हैं, यही है बायो सेवर्ट का नियम। डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट क्या है, हाँ, अब इसके बाद यहाँ लिखना है निर्वात की चुंबकशीलता, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता, और म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 7। म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर होता है 10 के पावर माइनस 7। मात्रक यहाँ से निकाल लो ना, इसका टेस्ला होता है, इसका मात्रक टेस्ला होता है, तसला नहीं टेस्ला, टकला नहीं टेस्ला। टेस्ला गाड़ी का नाम सुने हो, ऑटो पायलट मोड होता है उसमें, अपने मन में चलती है, टेस्ला बोलना है, ठीक है ना। टेस्ला मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर। अभी मात्रक में मत जाओ, मात्रक में बताऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। अभी बता ऐसे म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर क्या होता है 10 के पावर माइनस, किसको म्यू पढ़ रही हो, किस, ये न्यू है आधा न फिर यू, और वो म्यू है, सुनाई दे रहा है तो कनवा साफ कर लो, सही सुनाई देगा। सबको म्यू न्यू सुनाई दे रहा है, तुमको न्यू न्यू खाली सुनाई दे रहा है नोट करो।